मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था इसके पार्ट 1 में एक क्लिनिकल केस स्टडी, पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। क्लिनिकल केस स्टडी आती है एग्जाम में, ना सिर्फ वाइवा में, ये शॉर्ट मोड में पूछा जाता है। तो इट इज ए 5 स्टार क्वेश्चन, आप इसमें 5 स्टार बना लीजिए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन आते ही आता है, सेलुलर इवेंट पूछे ही जाते हैं। पहले ये न्यूट्रोफिल ऐसा था डब्ल्यूबीसी, फिर ये बाद में कोने में आया, इसको बोलेंगे मार्जिनेशन। फिर ये क्या हुआ, सिलेक्टिन प्रोटीन के कारण ऐसे गोल गोल घूमने लगा, क्योंकि सिलेक्टिन प्रोटीन अनस्टेबल थे, इसको बोलेंगे रूलिंग। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी। राइट नाउ यू आर वाचिंग एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस, और मेरे सारे के सारे फ्यूचर डॉक्टर साहब आ चुके हैं यहाँ पर अपने एक्यूट इन्फ्लेमेशन के पार्ट 2 पे, जिसके अंदर अपन आज जानने वाले हैं सारे अपने वस्कुलर एंड सेलुलर इवेंट इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो मेरे सारे डॉक्टर साहब, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था इसके पार्ट 1 में एक क्लिनिकल केस स्टडी, पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, क्लिनिकल केस स्टडी आती है अब एग्जाम में। सो अपन ने एक पेशेंट बनाया था, इमेजिनरी कहानी चल रही थी कलुए के मोड़े पे, उसको हुआ है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। उसके 2 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इसके कार्डिनल साइन और इसके कॉज। ठीक है, अब इसके पार्ट 3 पे बनाते हैं, जो कि इसका मेन पार्ट है, जिसके अंदर अपन वस्कुलर और सेलुलर इवेंट देखेंगे कि ना सिर्फ केस स्टडी में वाइवा में आपसे पूछा जाता है, ना सिर्फ वाइवा में, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो इट इज ए 5 स्टार क्वेश्चन, आप इसमें 5 स्टार बना लीजिए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन आता ही आता है, तो सेलुलर इवेंट पूछे ही जाते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको पूरा ये इवेंट समझाऊंगा, फिर मैं आपको दूंगा एक क्वेश्चन एमसीक्यू, क्योंकि नीट पीजी के लिए भी अपन अब तैयारी कर रहे हैं, और फिर अपन जानेंगे किस तरीके से इसको यूनिवर्सिटी में लेकिन आए, नोट्स भी दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले शाउट आउट देना चाहूंगा। मैंने बोला था पार्ट 1 वीडियो में मैंने एक एमसीक्यू पूछा था, और बोला था जो भी सही जवाब देगा उसको पार्ट 2 में शाउट आउट दूंगा। तो सबसे पहले सही जवाब अपने दिया था सोहिब राजपूत ने और अंशिका ने, तो तुम दोनों लोगों को शाउट आउट है, ऐसे ही पढ़ते रहो। और देखो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, सो मैं आज भी एमसीक्यू, रीजनिंग सब पूछ रहा हूं, नए तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हें इंगेजमेंट करना पड़ेगा, तुम्हें आंसर देने पड़ेंगे, तुम्हारी ही भलाई है। आज भी एमसीक्यू पूछूंगा मैं वीडियो के एंड में, तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो पोस्ट करके एमसीक्यू का जवाब देना। अब इसकी थ्योरी बताने से पहले मैं आपको एक एनिमेशन की वीडियो दिखाता हूं, बिकॉज क्या होता है, एनिमेशन से जब आप समझ लेते हो ना चीजें, तो चीजें रटा जाती हैं दिमाग में। तो पहले एनिमेशन से समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा मेन थ्योरी। सो यहां पे अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन देख रहे थे, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक्यूट इन्फ्लेमेशन कैसा है, छुई मुई जैसा है, मतलब तुरंत होता है, मतलब जैसे इंजरी होती है तो विद इन फ्यू आवर्स से लेकर अपने 1 दिन तक अपना एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मतलब तुरंत एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। कैसे, अपना ब्लड वेसल के कारण। तो देखो यहाँ पे ये पूरी आपको एक ब्लड वेसल दिख रही है, ये मिली अपनी आर्टरियोल्स, और इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे कुछ अपने सेल्स। ये जो सेल है ना, ये अपनी है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और कुछ अपने होते हैं व्हाइट कलर के सेल, ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये अपनी है डब्ल्यूबीसी। मेनली यहाँ पे अपन न्यूट्रोफिल को पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूट्रोफिल के कारण एक्यूट इन्फ्लेमेशन अपना होता है। ठीक है, अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो इवेंट है ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले ये जो ब्लड वेसल है उसके अंदर कुछ चेंज होते हैं, इसको बोलेंगे अपन वस्कुलर इवेंट। मेनली सिर्फ 2 चीजें होती हैं। क्या होता है, जैसे इंजरी होती है, ये जो एक नॉर्मल ब्लड वेसल है ना, उसमें वैसोडाइलेशन हो जाता है, ब्लड वेसल में वैसोडाइलेशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जैसे वैसोडाइलेशन होता है तुरंत अपने ब्लड वेसल की जो है परमेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ब्लड वेसल से जो है इसका इतना भी फ्लूइड होता है विद प्लाज्मा प्रोटीन, वो बाहर निकलने लगता है। ठीक है, मतलब कि एक वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। बस ये सिर्फ 2 इवेंट होते हैं वस्कुलर इवेंट। उसके बाद क्या होता है, सारे इवेंट इज व्हाइट सेल के होते हैं। प्रॉपर आपको सारे इवेंट्स दिखाऊंगा, तो वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अपन देखेंगे वस्कुलर इवेंट, सबसे पहला पार्ट। तो जैसे अपनी इंजरी होती है, तुरंत अपने ब्लड वेसल देखो इस तरीके से हो जाती है डायलेट, इसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन। जैसे वैसोडाइलेशन हो जाता है, अपने ब्लड वेसल की बढ़ जाती है परमेबिलिटी। तो यहाँ पे अपने वस्कुलर इवेंट खत्म हुए। अब अपना स्टार्ट होता है सेलुलर इवेंट। अब आप ध्यान दो, ये जो सेल है ना अपने, ये डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल, ये देखो व्हाइट ब्लड सेल जो है धीरे धीरे करके साइड में आते जा रहे हैं इस ब्लड वेसल के। इस स्टेप को अपन बोलते हैं मार्जिनेशन। तो जैसे ही वैसोडाइलेशन होता है, अपने जो व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो अपने ब्लड वेसल के कोने में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं मार्जिनेशन। देन मार्जिनेशन के बाद क्या होता है, अपने जो व्हाइट ब्लड सेल जो है ना, अगर आप ध्यान दो, वो एक तरीके से देखा जाए इस एंडोथेलियम पे नीचे की तरफ आ गए और इस पे ऐसे रोल करते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है, नीचे की तरफ क्या है, ये अपनी ब्लड वेसल की सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोथेलियम। अपने ब्लड वेसल की सबसे अंदर वाली लेयर पे ना कुछ अपने इस तरीके से प्रोटीन पाए जाते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं सिलेक्टिन। सेम अपना ये जो बड़ा सा सेल दिख रहा है ना, ये अपना न्यूट्रोफिल। अपने न्यूट्रोफिल पे जो है कुछ अपने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब क्या होता है ना, सिलेक्टिन जो है
वो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ऐसे चिपक जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है अपने सेलुलर इवेंट का क्या होता है, जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट हुई, परमेबिलिटी बढ़ी और डब्ल्यूबीसी अपने मार्जिन पे आ गए। जैसे ही मार्जिन पे अपने आते हैं डब्ल्यूबीसी अपने ब्लड वेसल की, वो तुरंत उनके अंदर स्टार्ट हो जाता है रोलिंग। रोलिंग से मेरे कहने का मतलब क्या है, अपना ये जो नीचे वाला एंडोथेलियम वाली लेयर जो है इसके अंदर अपना सिलेक्टिन प्रेजेंट होता है और अपने न्यूट्रोफिल जो है उसके आउटर लेयर में अपना प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन। वो आपस में चिपक जाते हैं और ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं। बट ये बॉन्ड बहुत ही अनस्टेबल होता है, दैट इज वाई तुरंत टूट जाता है। उसके अलावा ये अपना जो न्यूट्रोफिल है इसमें एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं अपन इंटेग्रिन। ठीक है, वो दोनों भी इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। मैं आपको बॉन्ड बनाना दिखाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये सिलेक्टिन है, सिलेक्टिन के साथ क्या जुड़ा, ये ग्लाइकोप्रोटीन जुड़ा। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट है, इसे अपन बोलते हैं इंटेग्रिन्स। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, यही रिस्पॉन्सिबल है रोलिंग के लिए। जैसे कि व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज सिलेक्टिन प्रोटीन। सिलेक्टिन प्रोटीन कहाँ होते हैं, ये अपने ब्लड वेसल के एंडोथेलियम में होते हैं, जो किससे जुड़ते हैं, अपने न्यूट्रोफिल के ग्लाइकोप्रोटीन्स पे। एम आई क्लियर। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे एक और प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन्स को अपन बोलते हैं इंटेग्रिन्स। इंटेग्रिन प्रोटीन जो है वो न्यूट्रोफिल के अंदर रहते हैं और इंटेग्रिन किससे जुड़ते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग लाइगैंड पे जुड़ते हैं, जो कि अपना प्रेजेंट होता है एंडोथेलियम पे। अब ये दोनों की दोनों अटैचमेंट जो होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है, जिसके कारण क्या होता है ना, ये एक जगह पे न्यूट्रोफिल बाइंड करा, एंडोथेलियम से चिपका, लेकिन ये क्योंकि अनस्टेबल है तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, सिलेक्टिन का और इंटेग्रिन का। टूटने के कारण क्या होगा, ये पूरा न्यूट्रोफिल ऐसे गोल घूमेगा, इसको बोलते हैं रोलिंग। गोल घूम के दूसरी साइड ये फिर से अपना सिलेक्टिन आ गया, फिर नए सिलेक्टिन पे नए ग्लाइकोप्रोटीन जुड़ेगा, इस तरीके से गोल गोल घूमेगा, इसको अपन बोलेंगे रोलिंग। मैं आपको एक बार और यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए मॉडल पे, मान लीजिए ये अपनी एंडोथेलियम है ब्लड वेसल की, और ये क्या है, ये अपना न्यूट्रोफिल है। सो ब्लड वेसल में क्या हुआ, न्यूट्रोफिल पहले साइड में आया, इसको बोलते हैं मार्जिनेशन। मार्जिनेशन के बाद वो क्या हुआ, ये जो अपना न्यूट्रोफिल है ना, ये एंडोथेलियम से चिपक गया। कैसे, विद द हेल्प ऑफ टू प्रोटीन। सिलेक्टिन कहाँ है, एंडोथेलियम में, इंटेग्रिन कहाँ है, अपने न्यूट्रोफिल में। सिलेक्टिन जुड़ता है ग्लाइकोप्रोटीन पे, इंटेग्रिन जो होता है न्यूट्रोफिल का, वो अपना जुड़ता है किस पे, एंडोथेलियम के लाइगैंड पे। इस तरीके से जुड़ गया। लेकिन क्योंकि अटैचमेंट बहुत ही अनस्टेबल थी, क्या होता है, न्यूट्रोफिल की अटैचमेंट टूट जाती है और न्यूट्रोफिल ऐसे गोल घूमता है, इसको बोलते हैं रोलिंग, और गोल घूम के नई साइड पर जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, न्यूट्रोफिल ऐसे गोल घूमता है, इसको बोलते हैं रोलिंग। ये देखो जैसे कि ये रोल नहीं कर रहा, वैसे ही न्यूट्रोफिल ऐसे गोल गोल घूमेगा, इस स्टेज को अपन बोलते हैं रोलिंग। ऐसा कब तक होता है, रोलिंग जब तक होती है जब तक न्यूट्रोफिल परमानेंटली एंडोथेलियम पे चिपक ना जाए। तो इस तरीके से उसमें ऐसी रोलिंग होती है, ये ऐसा। ठीक है, एम आई क्लियर। अब इसमें भी एमसीक्यू आता है कि रोलिंग किसके कारण हो रही है। देखो रोलिंग मेनली अपनी होती है सिलेक्टिन प्रोटीन्स के कारण। अब आपको मैं एनिमेशन में भी दिखा देता हूं तो आपको और से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए, आप इमेजिन करिए, ये देखो यहां से टूटा, यहां पे जोड़ा, नई साइड पे जोड़ा, देखो फिर से सिलेक्टिन इंटेग्रिन जुड़े। इस तरीके से क्या होता है ना, न्यूट्रोफिल एक तरीके से अगर अपन देखते हो तो ऐसा लगता है कि अपने एंडोथेलियम पे गोल 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 घूम रहे हैं। इस स्टेज को अपन बोलते हैं रोलिंग। पहली मार्जिनेशन, दूसरी स्टेज है रोलिंग। ये देखो इस तरीके से क्या होता है, रोल होते जा रहा है न्यूट्रोफिल। फिर अपना क्या होता है, रोलिंग के बाद अपना क्या होता है, एक्चुअली में जो इंटेग्रिन जो होता है ना, इंटेग्रिन प्रोटीन जो न्यूट्रोफिल पे रहते हैं, उस इंटेग्रिन पे एक साइटोकाइन आके जुड़ता है, जिसके कारण इंटेग्रिन का शेप चेंज हो जाता है। और इंटेग्रिन क्या करता है, फिर इस न्यूट्रोफिल को परमानेंटली चिपका देता है एंडोथेलियम से। देखो पहले ये न्यूट्रोफिल ऐसा था डब्ल्यूबीसी, फिर ये बाद में कोने में आया, इसको बोलेंगे मार्जिनेशन। फिर ये क्या हुआ, सिलेक्टिन प्रोटीन के कारण ऐसे गोल गोल घूमने लगा, क्योंकि सिलेक्टिन प्रोटीन अनस्टेबल थे, इसको बोलेंगे रोलिंग। बाद में क्या हुआ, जो इंटेग्रिन प्रोटीन होते हैं ना, वो भी अनस्टेबल थे पहले, लेकिन बाद में जो इंटेग्रिन प्रोटीन जो होते हैं न्यूट्रोफिल पे, उस पे एक साइटोकाइन आगे जुड़ता है, जिसके कारण इंटेग्रिन प्रोटीन का शेप चेंज होता है। और इंटेग्रिन प्रोटीन क्या करता है, फिर परमानेंटली छुपक जाता है अपने एंडोथेलियम से। इस स्टेज को अपन बोलते हैं एडहेशन। एम आई क्लियर। पहला मार्जिनेशन, फिर रोलिंग,
फिर अडेशन। रोलिंग क्यों हो रही है? सिलेक्टिन के कारण, और अडेशन क्यों हो रहा है? इंटीग्रिन के कारण। मैं आपको दिखा देता हूं, आप विश्वास नहीं मानते ना मेरा, ये आप देखिए वीडियो में। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा, ये देखिए ये साइटोकाइन आके जुड़ा इंटीग्रिन पे। जैसे ही साइटोकाइन इंटीग्रिन पे जुड़ता है, इंटीग्रिन का शेप चेंज हो गया। अब क्या होता है, अभी जैसे ही न्यू शेप चेंज करा हुआ इंटीग्रिन अपने लाइगेंड से जुड़ता है ना, तो ये परमानेंटली जुड़ जाता है, जिसके कारण इसकी रोलिंग बंद हो जाती है। इस स्टेज को बोलते हैं अडेशन। अडेशन के बाद क्या होता है, ये न्यूट्रोफिल एंडोथेलियम के बाहर निकल जाता है कुछ इस तरीके से। इस स्टेज को अपन बोल देते हैं डाइपेडेसिस। देख रहे हो आप क्या हुआ? मैं थोड़ा पीछे ले आके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जैसे अपना इंटीग्रिन परमानेंट चेंज हुआ तो परमानेंटली चिपक गए, न्यूट्रोफिल अभी एंडोथेलियम से परमानेंटली चिपक गया। फिर क्या होगा, ये न्यूट्रोफिल जो है, अब न्यूट्रोफिल को देखो बाहर निकलना है, क्योंकि न्यूट्रोफिल को कहां जाना है? जहां पे इंजरी हुई है। तो न्यूट्रोफिल क्या करता है, अपने ये जो नीचे की जो लेयर होती है एंडोथेलियम, इस एंडोथेलियम लेयर से बाहर निकल जाता है। कैसे? वो पतली सी एक नली बनाता है सीडोपोडिया जैसी, फिर वो ऐसे पुटचक करके बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं डाइपेडेसिस। ये आप देखिए, न्यूट्रोफिल पूरा का पूरा इस तरीके से बाहर निकल आता है अपने ब्लड वेसल के बाहर। अब क्या हुआ, न्यूट्रोफिल अपना भैया ब्लड वेसल के बाहर आ गया है। अब यहां पे कहने वाली और देखने वाली बात यह है, देखो ये न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल इंसान जैसा तो होती नहीं है, आंखें तो इसकी होती नहीं है कि भैया आंखें हैं तो उसने देख लिया कि यार यहाँ पे इंजरी हुई है, मैं वहां पे चला जाता हूं। ऐसा तो भाई होगा नहीं, जाहिर सी बात है। न्यूट्रोफिल है, इसको कैसे मालूम कि मुझे कहाँ ब्लड वेसल से निकलने के बाद न्यूट्रोफिल कैसे मालूम कि कहाँ पे इंजरी हुई है, मुझे कैसे जाना है? देखो यहाँ पे अपना कंसेप्ट आता है अब कीमोकाइंस का। कीमोकाइंस का नाम ही चिक चिक के बता रहे हैं। जैसे अपनी इंजरी होती है ना, उस इंजरी वाले जगह से कुछ ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं जो कहलाते हैं कीमोकाइंस। कीमोकाइंस तो मैं समझ लो एक सुगंध की तरह होते हैं, जिसके पीछे पीछे न्यूट्रोफिल भागे चले जाते हैं। जैसे कि आपकी कहानी बता दूं, सुंदर सी कन्या देखी आपने, परफ्यूम मारी हुई थी, तुरंत आपने कुत्तों की तरह सूंघ लिया और आप पलट के उसके पीछे पीछे भागने लगे। समझ रहे हैं आप? सेम न्यूट्रोफिल का भी काम है। जैसे उसे कीमोकाइन दिखे, जैसे ब्लड वेसल से निकला न्यूट्रोफिल, जैसे ही अपने कॉलेज से निकला न्यूट्रोफिल, जैसे सुंदर कन्या देखी, जैसे कीमोकाइन देखे, न्यूट्रोफिल उसके पीछे पीछे जाने लगेगा। सो न्यूट्रोफिल को कैसे पता है कि कहां पे टिश्यू इंजरी हुई है? जहां से टिश्यू इंजरी होती है वहां से कीमोकाइन निकलते हैं कुछ। सेम जहां पे टिश्यू की इंजरी हुई है वहां पे कुछ बैक्टीरिया भी होंगे, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो गया होता है। सो वो बैक्टीरिया भी कुछ अपना बनाते हैं सब्सटेंस, वो भी कीमोकाइन की तरह ही फंक्शन करते हैं। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, उन सब्सटेंस के जरिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। इस स्टेज को अपन बोलते हैं कीमोटैक्सिस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कीमोटैक्सिस? कीमोटैक्सिस एक प्रोसेस है जिसके जरिए न्यूट्रोफिल जो है कीमोकाइंस के पीछे पीछे, सुगंध के पीछे पीछे जाते जाते हैं और अपना एकत्रित होते जाते हैं। याद देखो, ये आसपास सारे बैक्टीरिया हैं ग्रीन कलर से, तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल आ गया भैया। ये आया पहला न्यूट्रोफिल, ये है मेंटोस जिंदगी। जैसे पहला न्यूट्रोफिल आता है वैसे दूसरा न्यूट्रोफिल भी आता है, तीसरा न्यूट्रोफिल भी आता है, चौथा न्यूट्रोफिल भी आता है। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे ये है, जहां पे इंजरी होती है सबसे पहले अपन को वहां पे बहुत सारे न्यूट्रोफिल पहुंचाने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे न्यूट्रोफिल मिलकर क्या करेंगे, अपने बैक्टीरिया को मारेंगे। ये अपनी होती है। सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड वेसल में चेंज हुए, वस्कुलर इवेंट फर्स्ट। सेकंड अपना था सेलुलर इवेंट, अपने सेल वाले इवेंट। सेल वाले इवेंट भी दो प्रकार के होंगे। सबसे पहले अपना होगा ल्यूकोसाइट, मतलब न्यूट्रोफिल का रिक्रूटमेंट, मतलब सारे न्यूट्रोफिल अपन एकत्रित करेंगे जहां पे इंजरी हुई है। ठीक है, सारे जैसे न्यूट्रोफिल एक साथ आ जाते हैं ना, फिर अपन क्या करते हैं, इन न्यूट्रोफिल का अपन करते हैं एक्टिवेशन। दिस इज नोन एज ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। ये सेकंड स्टेप होती है सेलुलर इवेंट की। फिर ये न्यूट्रोफिल अपने एक्टिवेट हो जाते हैं और जाहिर सी बात है इस बैक्टीरिया वगैरह को खा जाते हैं। इसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। सो ये पूरा मैंने आपको अभी दिखाया है एनिमेशन में। अब मैं आपको थ्योरी में और डिटेल में बताता हूं कि कौन सा इवेंट क्यों हो रहा है। और वास्कुलर परमेबिलिटी अलग से वाइवा में आपसे पूछा जाता है और उस पर अलग से शॉर्ट नोट भी आता है। पूरा डिटेल में देखते हैं अब मेरी थ्योरी में। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लामेशन हैज द टू मेजर कंपोनेंट। एक्यूट इन्फ्लामेशन के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ब्लड वेसल का और एक होता है ल्यूकोसाइट का। सबसे पहले ब्लड वेसल में चेंज होंगे, उसको बोलेंगे वास्कुलर चेंजेस। और फिर अपना जो सेल है ब्लड वेसल के अंदर उसमें कुछ चेंज होते हैं, तो वो अपना होता है सेलुलर इवेंट। अब ब्लड वेसल में क्या क्या चेंज होते हैं, सबसे पहला जैसे अपनी इंजरी होती है वहां के ब्लड वेसल में हो जाता है वेसोडाइलेशन। मतलब एक नॉर्मल ब्लड वेसल जो है
इस तरीके से वैसो डायलेट हो जाता है। तो यहां पे लिखा है इट इज द अर्लीस्ट फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। याद रखना सबसे पहला फीचर क्या है, वो है वैसो डायलेशन। डायरेक्ट आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नीट पीजी में भी और यूनिवर्सिटी में भी आपको एमसीक्यू आते हैं। सीधा एमसीक्यू आता है कि बेटा एक्यूट इन्फ्लामेशन में वस्कुलर चेंज का पहला कंपोनेंट क्या है, मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो वस्कुलर चेंज होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, अर्लीस्ट फीचर क्या है, तो आप मार्क करना वैसोडाइलेशन। कितनी बार बच्चे गलत मार्क कर देते हैं, एमसीक्यू कितनी बार ये होता है, विच इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेलुलर इवेंट इन एक्यूट इन्फ्लामेशन, और उसमें बच्चे लगा देते हैं वैसोडाइलेशन, मतलब दिमाग ही नहीं लगा रहे। क्वेश्चन ये था इस बार कि सेलुलर इवेंट में सबसे पहले क्या होता है, वो होता है मार्जिनेशन, लेकिन बच्चे वैसोडाइलेशन लगा देते हैं। तो रट्टा मत मारो, वस्कुलर इवेंट अलग होते हैं, मतलब ब्लड वेसल के, सेल वाले इवेंट अलग हैं। ब्लड वेसल में सबसे पहले अपना होता है वैसोडाइलेशन, ठीक है। समटाइम इट फॉलो ए ट्रांजिएंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियल। कितनी बार क्या होता है, वैसोडाइलेशन होने के बाद थोड़ी सी देर का एक कॉन्स्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलता है आर्टरियोल, बस थोड़ी सी देर का वो होता है, लेकिन इन रियलिटी वैसोडाइलेशन नहीं देखने को आपको मिलता है आर्टरियोल्स के अंदर। अब इसके कारण क्या होता है, अब वैसोडाइलेशन के कारण अपनी होती है बेटा दो चीजें। जैसे अपनी एक नॉर्मल ब्लड वेसल जो है वो इस तरीके से वैसोडाइलेट हो जाती है, सब क्या होता है, जो अपनी जो ब्लड वेसल जो होती है ना उसकी बढ़ जाती है परमेबिलिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का मतलब ये होता है अपने ब्लड वेसल के अंदर जितना भी अपना फ्लूइड है वो ब्लड वेसल के बाहर निकले, उसको अपन बोल देते हैं वस्कुलर परमेबिलिटी। अब जाहिर सी बात है पहला ब्लड वेसल ऐसा था, ये इसके अंदर वाली लेयर है एंडोथेलियम की। अब जैसे ही ब्लड वेसल में वैसोडाइलेशन होता है तो क्या होता है, ये एंडोथेलियम के लेयर हल्के से दूर दूर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे ब्लड वेसल से इस तरीके से पानी बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि एंडोथेलियम के लेयर दूर हुए, ये तुरंत जितना भी फ्लूइड अपना होता है प्लाज्मा के अंदर वो इस तरीके से लीक होने लगता है विद प्लाज्मा प्रोटीन। सो इंक्रीज इन परमेबिलिटी, परमेबिलिटी बढ़ जाती है। इट विल लीड टू प्रोटीन रिच फ्लूइड फ्रॉम द सर्कुलेशन इंट्रा एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू। अब क्या होता है ना, जैसे अपनी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जितना भी अपने ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड अपना होता है वो सारा का सारा प्रोटीन रिच फ्लूइड अपने टिश्यू के अंदर आने लगता है, जिसके कारण अपन को सूजन दिखाई देने लगती है। फिर स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो, जाहिर सी बात है जैसे ही अपना एक नॉर्मल ब्लड वेसल जैसे ही अपनी डायलेट होती है ना, तो यहाँ पे अंदर की तरफ क्या होता है, अपना ब्लड फ्लो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इट लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी, जैसे ही अपना ब्लड का फ्लो मतलब ब्लड का बहना जैसे ही स्लो हो जाता है क्योंकि वैसोडाइलेशन हो गया है, तो क्या होता है जो अपनी आरबीसी जो होती है ना वो कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है। इट लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी इन स्मॉल वेसल, जो स्मॉल वेसल्स होती हैं स्मॉल ब्लड वेसल में आरबीसी में वैसे कॉन्स्ट्रक्शन होने लगता है। एंड इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ये ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ा देता है। बस आपको अगर याद रखना है तो सिर्फ दो चीज याद रखनी है, ब्लड वेसल में सबसे पहले अपना होता है वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन के बाद अपना क्या होता है, अपनी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है सारा का सारा फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है। दिस इज नोन एज एक्सुडेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सुडेशन, एक्सुडेशन का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ एस्केप ऑफ फ्लूइड प्रोटीन and blood vessel from the vessel into the interstitial cavities। एक्सुडेशन का मतलब क्या है, जैसे ही अपना ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ती है वैसे ही ब्लड वेसल से जितना भी फ्लूइड होता है प्लाज्मा का वो बाहर निकल जाता है। कहाँ पे, सेल की बीच की स्पेस में, जिसको अपन इंटरस्टिशियल कैविटीज भी बोलते हैं। यहाँ पे जितना भी फ्लूइड होता है प्लाज्मा का वो तो बाहर आता ही आता है, उसके साथ साथ अपने प्लाज्मा के प्रोटीन भी आ जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सुडेशन। जब मैं आपको एडीमा पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको डिफरेंस बिटवीन बताऊंगा एक्सुडेट और ट्रांसुडेट का, लेकिन अभी वो काम का नहीं है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। फिर कितनी बार वाइवा में और आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है कि भैया अपने देखो ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ती है एक्यूट इन्फ्लामेशन में, जाहिर सी बात है क्योंकि वैसोडाइलेशन होता है। उसके अलावा डायरेक्ट आपसे यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जिसके कारण अपना ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। आप बताइए, वाइवा में पूछ लिया मैडम ने आपने, तो क्या बताओगे आप, यही तो कहानी है। तो क्या होता है ना, 5 और कॉज होते हैं जिसके कारण अपना ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ सकती है। जैसे कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
एंडोथेलियम सेल। सीधी बात, ये अपना एक ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल में मान लो अंदर वाले सेल है एंडोथेलियम सेल। तो जैसे ही अपने एंडोथेलियम सेल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, एंडोथेलियम सेल का साइज छोटा हो जाएगा, जिसके कारण दो एंडोथेलियम सेल के बीच में स्पेस बचेगी और सारा फ्लूइड इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो याद रखना, अपना इंफ्लामेशन के अलावा अगर एंडोथेलियम सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तब भी अपना परमेबिलिटी बढ़ जाती है ब्लड वेसल की और सारा फ्लूइड बाहर निकल जाता है। सो मोस्ट कॉमन कॉज जो है वस्कुलर लीकेज का। व्हाट डू यू मीन ऑफ वस्कुलर लीकेज? देखो, जैसे ही पाइप में अगर छेद है तो क्या होगा, पाइप से पानी निकलेगा। वैसे ही अगर जो अपनी ब्लड वेसल जो होती हैं, अगर उनमें छेद जैसा हो जाए तो क्या होगा, ब्लड वेसल का सारा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, वस्कुलर लीकेज। सो परमेबिलिटी का मतलब भी तो यही होता है। वस्कुलर परमेबिलिटी का मतलब क्या है, अपना चीजों का बाहर निकलना। अब क्योंकि यहाँ पे एंडोथेलियम सेल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई और ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल का सामान बाहर निकलने लगा, मतलब वस्कुलर लीकेज ज्यादा होने लगा। ऑकर इमीडिएटली आफ्टर इंजरी एंड इट इज यूजुअली शॉर्ट लिव्ड। याद रखना, जो एंडोथेलियम का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब अगर मान लीजिए इंजरी हो रही है, इंजरी होने के तुरंत बाद कितनी बार एंडोथेलियम सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मात्र 15 से 30 सेकंड के लिए होता है, लेकिन उतनी देर में ही बहुत सारा फ्लूइड बाहर निकल जाता है और अपना इन्फ्लेमेशन करवा लेता है। इसको बोलते हैं इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। क्यों? इंजरी के तुरंत बाद 15 से 30 मिनट के लिए होता है, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए। फिर दूसरा कॉज क्या है वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने का? दूसरा कॉज ये है डायरेक्ट एंडोथेलियम इंजरी। मतलब आपने इस तरीके से आपको इंजरी हुई है, ऐसा चक्कू घुसा है, ऐसा कांटा लगा है बॉडी में कि ब्लड वेसल भी रप्चर हो गई, जैसे कि बर्न में, इन्फेक्शन में, माइक्रोब में। फिर ल्यूकोसाइड मीडिएट वस्कुलर इंजरी। देखो कितनी बार क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल होते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना, इन्फ्लामेशन में क्या होता है, न्यूट्रोफिल आके चिपकते हैं एंडोथेलियम से। सो क्या होता है ना, कितनी बार जो न्यूट्रोफिल एंडोथेलियम से चिपकते हैं तो क्या होता है, वो डायरेक्टली न्यूट्रोफिल अपने ये अंदर वाली लेयर एंडोथेलियम को इंजरी कर देते हैं। सो याद रखना, ल्यूकोसाइड विच एडहेयर टू द एंडोथेलियम ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन मे देमसेल्फ इंजर द एंडोथेलियम सेल्फ। मतलब रक्षक ही भक्षक बन गए। न्यूट्रोफिल जो चिपकने आया था उसने क्या करा, एंडोथेलियम को इंजरी कर दी, तोड़ दिया और फिर आराम से बाहर आ गया। कितनी बार ऐसा भी हो जाता है। फिर इंक्रीज ट्रांसाइटोसिस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसाइटोसिस? अब क्या होता है, अपना एक जो नॉर्मल ब्लड वेसल होता है ना, उसके सेल वॉल पे, मतलब उसके एंडोथेलियम वाली लेयर पे इस तरीके से कुछ चैनल प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम अपना होता है वसाइकोवस्कुलर ऑर्गेनेल्स। ये वसाइकोवस्कुलर ऑर्गेनेल्स, इन चैनल का पता है क्या काम होता है? जैसे कि जो काम आपके घर में होता है खिड़की का, सर क्या बात करो सर, मतलब गर्लफ्रेंड को अंदर लाने का, सर चुपके से इसकी बात कर रहे हो क्या आप? नहीं ना। तो अब क्या होता है ना, कितनी बार अपन को ब्लड वेसल से कुछ सामान बाहर भेजना रहता है, तो ये चैनल काम में आते हैं। मतलब वही आपने वो खोला नली और उससे पानी निकलने लगा, सेम। तो ये वसाइकोवस्कुलर ऑर्गेनेल होते हैं। बट मान लीजिए किसी बीमारी के कारण या जेनेटिक रीजन के कारण अगर ये चैनल ज्यादा बने ब्लड वेसल में, तो क्या होगा, जितने ज्यादा चैनल होंगे उतना ज्यादा फ्लूइड बाहर जाएगा। मतलब अगर अपने ब्लड वेसल में ये पाइप अगर ज्यादा हो गए, वसाइकोवस्कुलर ऑर्गेनेल पाइप ज्यादा हो गए, तो ऑटोमेटिकली फ्लूइड ज्यादा निकलेगा, मतलब परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन, मतलब कि अपने ब्लड वेसल के अंदर का फ्लूइड और प्रोटीन को बाहर भेजने का काम कौन करता है? वसाइकोवस्कुलर ऑर्गेनेल करते हैं। अगर इनके नंबर बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है पूरा अपना फ्लूइड बाहर आ जाता है। फिर लीकेज फ्रॉम न्यू ब्लड वेसल। अब ये भी बहुत प्यारी चीज है। ये चीज क्या होती है, देखो जब नई ब्लड वेसल बनती है ना, तो हमेशा याद रखना अपनी नई ब्लड वेसल की वस्कुलर परमेबिलिटी ज्यादा ही होती है। सर आपके कहने का तात्पर्य क्या है? चलिए मैं समझाता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे ये है, ये अपनी एक ब्लड वेसल है। अब ये अपनी प्रॉपर एक ब्लड वेसल है, मैच्योर ब्लड वेसल, इसके एंडोथेलियम लेयर प्रॉपर बनी हुई है। लेकिन जब ब्लड वेसल नई नई बनती है ना, जब वो नन्ही मुन्नी राई होती है, तो जब नई नई ब्लड वेसल बनती है तो जाहिर सी बात है उनके एंडोथेलियम अभी पूरे तरीके से फॉर्म ही नहीं हुए थे, जिसके कारण दो एंडोथेलियम के बीच में स्पेस होती है और अपनी सब्सटेंस अपना बाहर निकलता रहता है। सो ड्यूरिंग रिपेयर ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स आर फॉर्म। अब क्या होता है ना, जब भी इंजरी होती है तो इंजरी के समय
अपने नए ब्लड वेसल बनते हैं, न्यू ब्लड वेसल फॉर्म होते हैं रिपेयर के समय। इस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मतलब न्यू ब्लड वेसल का बनना। अब जो नई ब्लड वेसल जो होती है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, दैट इज व्हाई दिस वेसल आर लीकी टिल एंडोथेलियम सेल आर मैच्योर। जब तक एंडोथेलियम सेल नहीं बनते तब तक ये ब्लड वेसल से सामान निकलता ही रहता है, ये लीकी होती है। सो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में यही होता है। क्रॉनिक मतलब अगर महीनों महीनों तक इन्फ्लामेशन है तो ब्लड वेसल नई ब्लड वेसल बनती है। जब भी नई ब्लड वेसल बनती है तो शुरुआत में लीकी ही होती है, दैट इज व्हाई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन महीनों महीनों तक रहता है। सो ये कारण है, समझे आप। सो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो वाइवा में और शॉर्ट नोट में आपसे आ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वस्कुलर इवेंट। देखो वीडियो की लेंथ बड़ी है, मतलब डिटेल में वीडियो है, जाहिर सी बात है। मैं आपको चीजें बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूं, सारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं रॉबिन से, एक इंग्लिश ऑथर जो स्टैंडर्ड होती है पैथोलॉजी के लिए, उससे पढ़ा रहा हूं। साथ में इसमें हर्ष मोन और रामदास नायक भी मिक्स है ताकि आपको लैंग्वेज इजी पड़े। ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये नोट्स आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो सकता है। उस सारे नोट्स मैंने प्रिंट भी करा दी तुम्हारे लिए, वो मेरी वेबसाइट में डाल दी, नीचे नंबर है, कॉल करो, 4-5 दिन में तुम्हारे नोट्स आ जाएंगे और तुम बड़े आराम से पास हो जाओगे। चलो भाई, अब अपने आते हैं, ये अपने ब्लड वेसल के इवेंट खत्म हुए, अब अपने आते हैं सेलुलर इवेंट पे, सेल के इवेंट पे। देखो मैंने आपको बताया, अब जैसे अपनी परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, अपना स्टार्ट हो जाते हैं सेलुलर इवेंट। अब ये जो सेलुलर इवेंट जो होते हैं ना, इसको टोटल 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। एक अपना होता है ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट, मतलब एक जो अपना ल्यूकोसाइड है उसको ब्लड वेसल से बाहर निकालना और उसको इंजरी के साइड में एकत्रित करना। दूसरा इवेंट अपना होता है ल्यूकोसाइड एक्टिवेशन। अब जो एकत्रित ल्यूकोसाइड है उनको अपन एक्टिवेट कर लेंगे ताकि वो बैक्टीरिया वगैरह को खा जाएं, फेगोसाइटोसिस कर लें। तो सबसे पहले अपन आते हैं ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट का, मतलब एक ल्यूकोसाइट को ब्लड वेसल से बाहर निकलना। तो इसका पूरा इवेंट मैं आपको दिखाता हूं। एक बहुत प्यारा डायग्राम है मेरे पास, इस डायग्राम के जरिए आप देखिए, जो ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट जो पहली प्रोसेस जो होती है, मतलब ल्यूकोसाइट को ब्लड वेसल से बाहर निकालना, उसको फिर फर्दर अपन ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक इसकी स्टेज नंबर 1 जिसको अपन बोलेंगे इंट्रावस्कुलर इवेंट, मतलब जाहिर सी बात है सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल अपना ब्लड वेसल के अंदर ही होता है, तो एक अपना हो गया इंट्रावस्कुलर इवेंट। फिर अपना एक होता है एक्स्ट्रावस्कुलर इवेंट, जब अपना न्यूट्रोफिल ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही वेसोडाइलेशन होता है परमेबिलिटी बढ़ती है, और जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ती है एक न्यूट्रोफिल जो बीच में रहता है वो आ जाता है कोने में। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मार्जिनेशन, ऑलरेडी बता चुका था। फिर क्या होता था, एक न्यूट्रोफिल ऐसे गोल गोल घूमता था, उसको बोलते हैं रोलिंग विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिन प्रोटीन। फिर इंटीग्रिन प्रोटीन जो होते हैं न्यूट्रोफिल में, उसमें चेंजेस होंगे और न्यूट्रोफिल परमानेंटली चिपक जाता था। इस स्टेज को अपन बोलते थे अडेशन। क्यों होता था, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रिन प्रोटीन। फिर उसके बाद एक न्यूट्रोफिल इस तरीके से बाहर निकल जाता था, इसको बोलते हैं डायपेडेसिस। तो ये 4 मेन इवेंट होते हैं इंट्रावस्कुलर इवेंट। तो जैसे ही एक अपना न्यूट्रोफिल बाहर निकला, न्यूट्रोफिल ने क्या करा, अपनी इंजरी के तरफ वो जाने लगा, मतलब जहां पे इंजरी हुई है एट द साइड ऑफ इंजरी की तरफ न्यूट्रोफिल जाने लगे। कैसे, क्यों जा रहे हैं, मैंने बताया था ना सूंघते सूंघते। तो क्या होता है ना, इधर कंसेप्ट आता है कीमोकाइंस का। कीमोकाइंस क्या होते हैं, चलिए कीमोकाइंस भी डिटेल में आपको बता ही देता हूं मैं आपको। देखो कीमोकाइंस मतलब वो सारे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, कीमोटैक्सिस कराते हैं, मतलब जिसके जरिए एक दूसरा सब्सटेंस उसके पीछे पीछे दौड़ता है। कीमोकाइंस मतलब वो सारे सब्सटेंस जिसके जरिए एक दूसरा सेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो कीमोकाइन कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सोजिनस। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया का खुद का, अब कोई भी बैक्टीरिया जो होता है, ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में खुद में बाहर की तरफ कुछ प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, वो भी एक तरीके से कीमोकाइन की तरह काम करते हैं, मतलब इस ग्लाइकोप्रोटीन को देख के न्यूट्रोफिल के पीछे पीछे भागता है। तो इस ग्लाइकोप्रोटीन को देख के न्यूट्रोफिल पीछे भाग रहा है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या हुए, कीमोकाइन हुए ना। कीमोकाइन वो सब्सटेंस है जिसके पीछे दूसरा सेल भागे। सो एक्सोजेनस मतलब जो अपनी बॉडी में नहीं बन रहे हैं, वो अपनी बॉडी वो बाहर से आए, जैसे कि बैक्टीरिया के प्रोडक्ट, बैक्टीरिया की सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन, बैक्टीरिया को टॉक्सिन बना रहा है एंडोटॉक्सिन, ये सारे के सारे बैक्टीरिया बना रहा है, अपनी बॉडी में तो बन नहीं रहे, बाहर से आए, तो ये होगा एक्सोजिनस कीमोकाइन। एक कंसेप्ट अपना होता है एंडोजिनस, मतलब अपनी बॉडी खुद बना रही है। क्या होता है ना, जब भी इंजरी होती है ना तो अपनी बॉडी से कुछ निकलते हैं C5a प्रोटीन, उसके अलावा अपने ल्यूकोट्राइन B4,
ये ल्यूकोट्राइन बिफोर जो होते हैं ना, ये अपनी बॉडी खुद बनाती है जब उनको इंजरी होती है, जिसके पीछे पीछे न्यूट्रोफिल भागते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू में आता है नीट पीजी में कि कौन से ल्यूकोट्राइन अपने कीमोकाइंस होते हैं। तो उसकी याद करने की जिंगल क्या है, मैंने कहा था बीसी 4 बार। अरे सर क्या बोल दिया, यहां से मेरा मतलब है बेबी क्यूटी भाई। आप क्या समझे बीसी का मतलब, गंदी सोच। देखो बी से आप समझ जाओगे, यहाँ पे बी की बात कर रहा हूं। सी फॉर अपना हो गया आप कि ये कीमोकाइन है, 4 मतलब B4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो फिर क्या होता है, एक अपने सारे के सारे न्यूट्रोफिल एक तरफ आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रोफिल एक्टिवेट होते हैं। एम आई क्लियर? ये सारी स्टेज थे। तो यहाँ पे आप देखो, आपको यूनिवर्सिटी में ना ऐसे लिखने हैं जैसे मैंने लिखा है, बहुत ही ज्यादा प्यारे तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा गया है। देखो सबसे पहले ब्लड वेसल के अंदर मार्जिनेशन होगा, फिर रोलिंग होगी, फिर अडेशन होगा। रोलिंग क्यों होता है, सिलेक्टिन फैमिली के कारण। कहाँ होता है, एंडोथेलियम में। चुपकता क्यों है, एक न्यूट्रोफिल इंटेग्रिन के कारण। इंटेग्रिन कहाँ होते हैं, अपने न्यूट्रोफिल में। फिर डायपेटेसिस होता है, एक सेल बाहर निकलता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल बाहर निकलता है ब्लड वेसल के। फिर कीमोटैक्सिस होता है। उसके बाद क्या होता है, एट द जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे इन्फेक्शन है, वहाँ पे के साथ वहाँ पे सारे अपने ल्यूकोसाइड एकत्रित होते हैं और फिर अपना होता है एक्टिवेशन। सो ये डायग्राम भी बनाना है, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, अब रुक जाओ। देन फिर अपना आती है आखिरी स्टेज जो कि होता है ल्यूकोसाइड एक्टिवेशन। अब ल्यूकोसाइड एकत्रित हो गए, अब ल्यूकोसाइड को अपन को एक्टिवेट कराना है। अब जाहिर सी बात है ना, अपन ने क्या करा, मान लीजिए कहीं पे जंग चल रही है तो वहां पे अपन ने अपने सैनिक भेज दिए, जी भाई लड़ो 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 जाओ। सारे सैनिक आ गए। अब सैनिकों को पता ही नहीं क्या करना है। कुछ सैनिक बिहारी हैं, लिट्टी चोखा खा रहे हैं, कुछ गुटखा खा रहे हैं, क्या करें साहब, बताना मुझे पड़ेगा। एक्टिवेशन, ल्यूकोसाइड एकत्रित होगा इंजरी के साइड पे, अब करना उनका एक्टिवेशन। बंदूक देना है AK-47 ताकि वो ढाए बैक्टीरिया को मारे, इन्फेक्शन को मारे। तो ये अपनी आखिरी स्टेज होती है। ये पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से अपने जो है सुपर ऑक्साइड बनते हैं, पर ऑक्साइड बनता है, किस तरीके से जो है एक बैक्टीरिया मारा जाता है। बहुत ही ज्यादा प्यारी प्रोसेस है ये, डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 3 में फेगोसाइटोसिस, ये अलग से शॉर्ट नोट में आता है कि आप फेगोसाइटोसिस पर अलग से शॉर्ट नोट लिखिए। अब पहले आप रुकिए, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो बताता हूं। उससे पहले अपना एक आता है एमसीक्यू, जरा देखें, आपकी नॉलेज चेक करते हैं आपने कितना सीखा आज। तो ये रहा आप सभी लोगों के लिए 10 करोड़ का सवाल। और देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन सेलुलर रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में सेलुलर रिस्पॉन्स में सबसे पहले क्या होता है। इसका जवाब देने से पहले आपको वीडियो को पॉज करो, 3 ऑप्शन है, रीड करो, मैं आंसर बता रहा हूं, और कमेंट में लिखो सही आंसर क्या है और कौन सी वीडियो आपको चाहिए नेक्स्ट, ये लिख दिया करो। अगर देखो तुम मेरा कहना मानोगे बहुत अच्छे, देखो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, क्लिनिकल, एमसीक्यू, रीजनिंग सब आ रही है, मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा कहना मानो, पोस्ट करो, आंसर दो, फिर मैं आंसर बताता हूं। चलो मेरे हिसाब से तुमने आंसर दिया होगा कमेंट में। इसका सही जवाब अपना है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, मार्जिनेशन एंड रोलिंग। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे लिखा है सेलुलर रिस्पॉन्स। एक्यूट इन्फ्लामेशन में 2 रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है वस्कुलर, ब्लड वेसल में सबसे पहले होता है वेसोडाइलेशन, उसके बाद सेल में सबसे पहले होता है सेल न्यूट्रोफिल मार्जिन हो जाते हैं और रोलिंग होते हैं। तो मार्जिनेशन एंड रोलिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप होता है। तो इसी तरीके से नीट पीजी में भी एमसीक्यू आते हैं जो मैं आपको समझाने वाला था, और यूनिवर्सिटी में भी आते हैं। ना सिर्फ ये, पूरा रीजनिंग आजकल रीजनिंग में देने लगा, मैंने पार्ट 1 में बताया था, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। सेम मेरा एक ऐप है, इसका नाम है जौहरी MBBS, उसको भी डाउनलोड कर लो। उसमें देखो, पहली बात, पूरा पैथो का कोर्स है, ऐसा कोर्स है 30 दिन में पैथो खत्म कर लूंगा, रट्टा मार लूंगे। नए करिकुलम के हिसाब से वीडियो डाल रहा हूँ उसमें। उसके अलावा उसमें ना फ्री बुक्स भी हैं, कुछ सैंपल वीडियो भी हैं, तो फ्री के चीज के तो मजे ले लो। लिंक नीचे है, डाउनलोड करो, नोट्स भी नीचे है, जाके उसको मंगाओ ताकि तुम पास हो पाओ। चलिए अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो आपको समझाता हूँ, सेलुलर इवेंट लिखने कैसे होते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जिस तरीके से मैंने हेडिंग डाल के पॉइंट में लिखा है, आपको भी वैसे लिखना है। पहले आपको प्रॉपर ऐसे हेडिंग डालना है कि अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 2 मेजर कंपोनेंट की बात करेंगे, फिर आपको लिखना है वस्कुलर इवेंट, प्रॉपर वस्कुलर को पूरा एक्सप्लेन करना, वेसोडाइलेशन, परमेबिलिटी। उसके अंदर आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिखना कि और कौन कौन से वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाने के कॉज होते हैं।
फिर आप लिखना सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट के आप प्रॉपर ऐसे पॉइंट लिखना, ऐसा फ्लो चार्ट भी आप बना देना, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडेशन, डायपरेडेसिस, कीमोटैक्सिस, ठीक है। फिर आप ऐसा ये वाला डायग्राम जरूर बना के आना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। और फिर आपको ऐसे पॉइंट पे चीजें लिखनी है। एंड पे आपको लिखना है इस तरीके से एक्टिवेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो जो कलुए के मॉडल की जो कहानी थी वो अब जानेंगे अपन अपनी पार्ट 3 में, फेगोसाइटोसिस में। तो नेक्स्ट जो मूवी जो है, जो अपनी कहानी जो है अब बढ़ेगी तीसरे भाग में, जिसको अपन पढ़ेंगे फेगोसाइटोसिस। पार्ट 3 के लिए तैयार रहें, आपको पढ़ाया जाएगा फेगोसाइटोसिस।